हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 32 यानी कि 32 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 33 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अच्छा, यहाँ पर आप इन दो क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। आई थिंक ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, पर चलो आपका भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम इज, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है, तो ये है हमारा सूर्य। सूर्य से सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो वह है बुध ग्रह। बुध के आगे है शुक्र, शुक्र के आगे है पृथ्वी और पृथ्वी के आगे है मंगल। तो ये 4 प्लैनेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो बहुत बार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह किन्हें कहा जाता है, तो वो इन्हीं चारों ग्रहों को कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, इनर प्लैनेट। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी कि पार्थिव ग्रह किन ग्रहों को कहा जाता है, तो ये भी इन्हीं चारों ग्रहों को कहा जाता है। ये आपको पता चल गया। अब ये मैंने आपको बताया मंगल ग्रह, तो मंगल से आगे कौन सा ग्रह है, तो वह है बृहस्पति। बृहस्पति से आगे है शनि, शनि से आगे है अरुण और अरुण से आगे है वरुण। अब इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अब जैसे इन वाले 4 ग्रहों को कहा जाता है इनर प्लैनेट, तो इन वाले 4 ग्रहों को कहा जाता है आउटर प्लैनेट और इन्हीं को कहा जाता है जोवियन प्लैनेट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको पता होने चाहिए। ये है हमारा मंगल ग्रह और ये है हमारा बृहस्पति ग्रह। तो एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि जो क्षुद्र ग्रह है, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है तो किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट, यह मंगल और बृहस्पति इन 2 ग्रहों के बीच में है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब कुछ एक ग्रहों की, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की यानी कि बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति ग्रह से आपको भी पता है बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो वह है जुपिटर के पास। और उस उपग्रह का नाम क्या है, नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो वह है गैनीमीड। ये भी आपको पता चल गया। और बृहस्पति के पास जो है तो कुछ और भी उपग्रह हैं, जिनमें ईओ आ जाता है, कैलिस्टो आ जाता है। और देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि बृहस्पति के उपग्रहों में ईओ आ जाता है, कैलिस्टो भी आ जाता है और गैनीमीड भी आ जाता है। और गैनीमीड पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये तो हमने देख लिया सबसे बड़ा यानी कि सबसे लार्ज जो उपग्रह है। तो सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो है डीमोस। और ये किसका उपग्रह है, तो ये है मंगल ग्रह का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको करंट से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, जो MPC है यानी कि माइनर प्लैनेट सेंटर है, उसने 12 नए सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रहों की खोज की है। तो वह किस ग्रह के पास जो है तो खोज की है, तो वो की है जुपिटर यानी कि बृहस्पति के पास। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे के पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह के पास है, तो आप टिक करके आओगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अब इसके पास जो है जो टोटल 92 उपग्रह हो चुके हैं। अच्छा, इससे पहले जो है तो किसके पास थे, तो इससे पहले शनि ग्रह के पास जो है तो सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या थी। इसके पास टोटल कितने उपग्रह हैं, तो वह है 83। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने देख लिया करंट से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर शनि ग्रह की भी बात कर ही लेते हैं। तो शनि से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शनि ग्रह के पास जो है तो रिंग्स यानी कि छल्ले हैं। ये है शनि ग्रह, तो इसके चारों तरफ जो है तो छल्ले घूमते रहते हैं। तो इन छल्लों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इन रिंग्स की संख्या कितनी है, तो वह है 7। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब जिस तरह हमने देखा था जुपिटर का एक फेमस जो उपग्रह था तो वो था गैनीमीड, उसी तरह आपसे शनि ग्रह का भी पूछा जाता है कि शनि ग्रह का फेमस उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत बार जो है तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, शनि से ही एक और क्वेश्चन बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम डेंसिटी
यानी कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शनि। अच्छा, ये तो हमने देखा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। अच्छा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो हमारी पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। ब्रिक फिल्डर इज अ लोकल विंड विच ब्लोज इन। तो ब्रिक फिल्डर एक स्थानीय हवा है, एक लोकल विंड है। तो यह एक लोकल विंड का प्रकार है, पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। अब ये बहती कहाँ पर है, तो ब्रिक फिल्डर कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि लोकल विंड से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अब लोकल विंड्स दो तरह की होती है, एक तो होती है गर्म यानी कि हॉट विंड्स, और एक होती है ठंडी यानी कि कोल्ड विंड्स। तो आज मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉट विंड्स के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। जो हॉट विंड्स के प्रकार हैं लोकल विंड में, उनके ही बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो पहले तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रिक फिल्डर है यह एक लोकल विंड का प्रकार है, और ये किस तरह की हवा है, क्या यह गर्म प्रकार की हवा है या फिर ठंडी प्रकार की हवा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह एक गर्म प्रकार की हवा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और अगर लोकल विंड्स की बात करें, कुछ हॉट विंड्स की अगर बात करें, तो उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आ जाती है हर्मटन विंड। और हर्मटन विंड जो है तो आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्मटन विंड किस दिशा की तरफ जो है तो बहती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। अब एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊं तो यह सहारा रेगिस्तान में बहती है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ गिनी देश की तरफ चलती है। किस देश की तरफ चलती है, गिनी देश की तरफ चलती है। और गिनी के लोग इसे क्या कहते हैं, तो इसी हवा को कहते हैं डॉक्टर विंड। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर विंड किस हवा को कहा जाता है, तो हर्मटन विंड को कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती है फोइन। तो फोइन प्रकार की हवा भी एक गर्म प्रकार की हवा है, और ये कहाँ पर बहती है, तो यह स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वत पर चलती है। और एक और क्वेश्चन फोइन से आपसे पूछा जाता है कि अंगूर उत्पादन में कौन सी हवा जो है तो काफ़ी अच्छी है, तो अंगूर उत्पादन में जो है तो फोइन प्रकार की हवा ही बहुत अच्छी होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है चिनूक। चिनूक तो आप सभी को पता है कि यह कहाँ पर बहती है, तो यह यूएसए में बहती है। यह रॉकी और आपलेशियन पर्वत के बीच में बहती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसी तरह कुछ और की भी अगर बात करें, ब्रिक फिल्टर तो आपको पता चल गया कि यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। उसी तरह नॉर्वेस्टर कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है न्यूजीलैंड में। उसी तरह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सांता एना। तो सांता एना प्रकार की हवा कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है यूएसए के कैलिफोर्निया में। कहाँ पर बहती है, यूएसए के कैलिफोर्निया में। उसी तरह आपसे पूछा जाता है खमसिन। तो खमसिन प्रकार की हवा जो है तो कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट हॉट विंड्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। लोकल विंड्स में हॉट विंड्स के प्रकार मैंने आपको बता दिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले भी बताता था कि जब भी आपके एग्ज़ाम निकट में आ जाएँ तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल पे जाना है और वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको देखना है। वहाँ पर आपको भी पता है कि हमने हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इन सभी के जो है तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जब भी आपका एग्जाम जो है तो निकट में आ जाए तो आपको पूरी की पूरी उन वीडियोज़ को देख लेना है एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें, उससे जो है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। विच ओशन इज स्टिल वाइडनिंग। तो कौन सा महासागर अभी भी चौड़ा हो रहा है, तो कौन सा महासागर अभी भी चौड़ा हो रहा है, तो वह कौन सा है, तो वह अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इन तीनों से एक कॉमन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि पैसिफिक ओशन की ही बात करें, प्रशांत महासागर की ही बात करें, कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वह है मेरियाना ट्रेंच। और यह कितनी गहराई पर है, तो यह है 11,022 मीटर की गहराई पर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपको अटलांटिक महासागर का भी पता होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो है प्यूरिटो रिको। और ये कितनी डेप्थ पर है, तो वो ये है 9,219 मीटर की डेप्थ पर, यानी कि गहराई पर। ये भी आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन जो है तो हिंद महासागर से भी पूछा जाता है, इंडियन ओशन से पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो है सुंडा गर्त, यानी कि सुंडा ट्रेंच। और ये कितने मीटर की डेप्थ पर है, 8,152 मीटर की डेप्थ पर है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने देख लिया कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर से कुछ एक क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो ही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी आकृति एस आकार की आकृति जैसी है, तो कौन सा ऐसा महासागर है, तो वो है अटलांटिक महासागर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, सबसे बिजी ओशन कौन सा है, तो वो भी अटलांटिक महासागर ही है। देखो कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है तो पैसिफिक ओशन जो है तो टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे बिजी ओशन अगर आपसे पूछेंगे तो वह पैसिफिक ओशन नहीं है, वो है अटलांटिक ओशन। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो व्यापार जो है तो बहुत ज़्यादा होता है। एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महासागर को हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है, तो किस महासागर को हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर को ही, क्योंकि यहाँ पर हैरिंग मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस महासागर को जो है तो हैरिंग पॉन्ड कहा जाता है। ये भी आपको पता चल गया। तो 3-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ये जो अटलांटिक महासागर है, तो इस अटलांटिक महासागर के उत्तर की तरफ कौन सा सागर है, तो इस अटलांटिक महासागर के बिल्कुल नॉर्थ में कौन सा है, तो वह है सारगैसो सागर। अब बहुत बार आपको भी पता है कि हमारे पर बोर्ड पूछता है कि सारगैसो सागर कहाँ पर है। अब ये तो सभी को पता है कि ये अटलांटिक ओशन में है, बट है कहाँ पर, तो वहाँ पर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ईस्ट अटलांटिक ओशन। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सारगैसो सागर है ये कहाँ पर है, तो यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया कि ये जो सारगैसो सागर है यह अटलांटिक महासागर के उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि नॉर्थ दिशा की तरफ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यह जो है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, और ये जो सारगैसो सागर है इसका जो है तो कोई भी तट नहीं है, यानी कि कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let'sPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी तरह आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अब देखो, इस क्वेश्चन से संबंधित कितने पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, कितने डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर होंगे, वो आप यहाँ पर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक स्टूडेंट्स कहेंगे कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होना था, पर देखो, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना था, तो वो हो जाना था कन्याकुमारी। अब मुख्य भूमि कौन सी है, और यहाँ पर बात की गई है पूरे के पूरे भारत की, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये है हमारा साउथ वाला पार्ट, भारत का साउथ वाला पार्ट, और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में क्या है, तो वो है कन्याकुमारी। अब आपको भी पता है कि भारत के अंडर जो है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो अंडमान सागर कहाँ पर है, तो ये है इस वाली साइड। अब यहीं पर आपके देखना कितने पॉइंट यहाँ पर मैं आपके क्लियर करता हूँ। तो ये हो गया साउथ वाला पार्ट, और ये हो गई कन्याकुमारी। तो यहाँ पर 4, वैसे तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे जो है तो आइलैंड्स हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, बट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, इंपॉर्टेंट है 4। तो वह कौन कौन से हैं, तो सबसे उत्तर में कौन सा है, तो वो है उत्तरी अंडमान। कौन सा है, उत्तरी अंडमान। अब देखो, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है तो सैडल पीक है, और ये सैडल पीक कहाँ पर है, तो यह इसी उत्तरी अंडमान पर है। उत्तरी अंडमान से नीचे जो है तो कौन सा आइलैंड है, तो वो है मध्य अंडमान आइलैंड। और मध्य अंडमान आइलैंड आपको ध्यान में रखना है कि यह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान के नीचे कौन सा है, तो वह है दक्षिण अंडमान। और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पर है, कौन से आइलैंड पर है, तो वो है दक्षिण अंडमान आइलैंड पर, दक्षिणी अंडमान आइलैंड पर। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब दक्षिणी अंडमान के नीचे कौन सा आ गया, तो वो आ गया लिटिल अंडमान। क्या आ गया, लिटिल अंडमान आइलैंड। ये आपको चारों के चारों यहाँ पर पता चल गए। अब बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है तो किन किन के मध्य में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह लिटिल अंडमान और नीचे आ जाते हैं निकोबार के द्वीप समूह। तो यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो अंडमान सागर के 4 द्वीप समूह आपको पता चल गए। सबसे ऊपर कौन सा था, उत्तरी अंडमान, उसके नीचे कौन सा था, मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान, उसके नीचे लिटिल अंडमान। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य में है, तो है लिटिल अंडमान। और यहाँ पर है एक और द्वीप, उसको कहा जाता है कार निकोबार। क्या कहा जाता है, कार निकोबार। तो कार निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, तो वह है 10 डिग्री चैनल। और कार निकोबार द्वीप समूह के नीचे है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ये आपको 5-6 यहाँ पर द्वीप समूह मैंने आपको बता दिए, ये आपको पता चल गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन था कि भारत का
दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? तो वो था इंदिरा पॉइंट। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर है, कौन से आइलैंड पर है? तो ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। यही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था। आई होप ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आपके थोड़े बहुत डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये है हमारा भारत। अगर मुख्य भूमिका पूछेंगे तो मुख्य भूमिका हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर पूरे के पूरे भारत की बात करेंगे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर है? तो है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया दक्षिणतम बिंदु। अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे, अच्छा यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी ड्राइंग यहाँ पर बता देता हूँ। भारत की यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइंग बना लेते हैं। तो चलो ये है हमारा भारत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भारत की यहाँ पर थोड़ी बहुत ऐसे ही बन गई। तो यह है हमारा भारत। हमने यहाँ पर देख लिया कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था? तो वो था इंदिरा पॉइंट। अगर पूछ लेते कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ पर है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। अब ये तो हमने देख लिया, उत्तर वाला भी देख लिया, दक्षिण वाला भी देख लिया। तो अच्छा, पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वो हो जाता किबिथू। ऑप्शन डी में ही दे करके रखा है, किबिथू हो जाता। और ये कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर हमने उत्तर भी देख लिया, दक्षिण भी देख लिया, पूर्व भी देख लिया, तो बचा पश्चिम। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वो हो जाता गौहर। कौन सा हो जाता? गौहर। और गौहर कहाँ पर है? तो गौहर है गुजरात के सरक्रीक में। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 155 है। कोलार माइंस आर फेमस फॉर विच मिनरल? तो किस खनिज के लिए कोलार खान जो है तो प्रसिद्ध है? तो कोलार की खान जो है तो किसके लिए फेमस है? एक मूवी आप सभी ने देखी होगी, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। तो यह किसके लिए फेमस थी? तो ये थी सोने यानी कि गोल्ड के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड है, कोलार माइंस है, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो ये है कर्नाटका स्टेट में। कहाँ पर है? कर्नाटका स्टेट में। अब कर्नाटक की यहाँ पे बात आई है तो कर्नाटक के बारे में कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि कर्नाटक का भौगोलिक नाम क्या है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कर्नाटक का भौगोलिक नाम है धारवाड़। और बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि धारवाड़ की चट्टानें हमें मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलती है? तो वो मिलती है कर्नाटक में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ और पॉइंट्स की भी अगर बात करें कर्नाटक के बारे में, जैसे कि महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में इकलौते अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कहाँ पर की थी? तो कर्नाटक के बेलगांव में की थी। अब कब की थी? 1924 में की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में ही जो है तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? तो वह है बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? तो इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए, ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 147 है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अब देखो, सबसे चमकीला ग्रह हो गया, सबसे गर्म ग्रह हो गया, तो वह कौन सा है? तो वह है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, इन दोनों ग्रहों की हमने बात जो है तो थोड़ी देर पहले कर दी थी। अभी हम बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की यानी कि वीनस ग्रह की। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको पता चल गया कि सबसे चमकीला ग्रह हो गया और सबसे गर्म ग्रह हो गया, तो वह कौन सा है? तो वह है शुक्र ग्रह। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वो भी शुक्र ग्रह ही है। ये आपको पता चल गया। अब ये जो शुक्र ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा जो है तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है, इसलिए जो है तो इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है, जबकि जो सूर्यास्त होता है वह पूर्व की तरफ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी शुक्र ग्रह को सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि अर्थ ट्विन या फिर अर्थ सिस्टर, ये सारे नाम किसके हैं? तो ये हैं शुक्र ग्रह के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपको पता चल गया। और शुक्र ग्रह के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह के बारे में एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि मंगल ग्रह के पास एक उपग्रह है जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मंगल ग्रह के पास जो है तो 2 उपग्रह हैं। उन 2 उपग्रहों में सबसे पहले है फोबोस और एक है डिमोस। और डिमोस ही मैंने आपको बताया था कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वो है डिमोस। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन जो है तो मंगल ग्रह के बारे में पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है तो ओलिपस मैसी है। और ये कहाँ पर है? तो ये भी मंगल ग्रह में है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सौर मंडल का सबसे जो ऊंचा पर्वत है तो वह कौन सा है?
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो कि कहाँ पर है, तो वो भी मंगल ग्रह पे है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये जो मंगल ग्रह है यह जो है तो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। अब इसका रंग लाल क्यों है, तो इसका रंग लाल इसलिए है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। और जिस तरह हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई है, उसी तरह ये जो मंगल ग्रह है ये जो है तो अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसीलिए यहाँ पर भी हमें पृथ्वी की तरह जो है तो ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 148 है, एंटी साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय। तो प्रति चक्रवात किसके कारण होते हैं? अब एक पॉइंट में आपको साइक्लोन के बारे में बहुत बार बताता था। तो एक तो होता है साइक्लोन और एक होता है एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात। तो साइक्लोन तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो चलो इसी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एंटी साइक्लोन्स आर कॉज बाय यानी कि प्रति चक्रवात किसके कारण होते हैं? तो विंड्स दैट ब्लो स्पाइरली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर सर्पिल बहती हैं, उनके कारण जो है तो प्रति चक्रवात आता है, यानी कि एंटी साइक्लोन्स आते हैं। अब 2 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट चक्रवात यानी कि साइक्लोन के बारे में, और दूसरा पॉइंट एंटी साइक्लोन के बारे में। तो जब भी बात आएगी साइक्लोन की, तो साइक्लोन के बारे में एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसके बीच में लो प्रेशर होता है और बाहर जो है तो हाई प्रेशर होता है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि साइक्लोन के बीच में लो प्रेशर होता है यानी कि निम्न दाब होता है, जबकि बाहर हाई प्रेशर होता है। और ये जो एंटी साइक्लोन है ये इसका अपोजिट है। इसके बीच में जो है तो हाई प्रेशर होता है, जबकि बाहर जो है तो लो प्रेशर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह बात कर लेते हैं साइक्लोन की। अब साइक्लोन की जब भी बात आती है तो आपको पता है मैं आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स साइक्लोन के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ये है साइक्लोन, तो साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर में क्या है? तो साइक्लोन में बिल्कुल सेंटर में होती है साइक्लोन की आई, यानी कि साइक्लोन की आँख, तो चक्रवात की आँख। और ये जो चक्रवात की आँख होती है यह सबसे शांत एरिया होता है किसी भी साइक्लोन का। अब ये जो चक्रवात की आँख होती है इससे थोड़ा सा बाहर होता है आई वॉल। क्या होती है? आई वॉल। और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर हवाओं की जो गति होती है, विंड की जो स्पीड होती है, वह 400 से लेकर के 500 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है। इसलिए यह मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। और साइक्लोन्स के प्रकार में मैं आपको बहुत बार बताता था कि एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। 2 प्रकार हैं साइक्लोन के, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। और इनसे भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल से भी एक क्वेश्चन बनता है और टेम्परेट से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं यह किस दिशा की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि यह वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ जो है तो ट्रैवल करते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। ये क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में जो है तो एग्जैक्ट पूछा गया है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं यह वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ जो है तो ट्रैवल करते हैं। और जबकि ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं यह ईस्ट यानी कि पूर्वीय दिशा की तरफ ट्रैवल करते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हैं। इन्हीं में जो है तो कुछ एक बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है, पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो पेरू किस महाद्वीप में है? अब ये मैप वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आपको ऐसे ही आना चाहिए कि पेरू जो है तो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है साउथ अमेरिका में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो वह है बर्न। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जिस तरह स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपसे पूछी गई है, उसी तरह कुछ और भी इंपॉर्टेंट देश हैं जिनकी कैपिटल बहुत बार एग्जाम में बनती है या फिर बनने की संभावना है। जैसे कि अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन बी में है ढाका। तो ढाका किसकी कैपिटल है? ढाका किसकी जो है तो राजधानी है? तो यह है बांग्लादेश की। ऑप्शन सी में है मॉस्को। मॉस्को किसकी कैपिटल है? तो वह है रशिया की। ऑप्शन डी में है मस्कट। तो मस्कट किसकी कैपिटल है? तो यह है ओमान की। ये आपको पता चल गया। कुछ और भी देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो वह है कैनबरा। अब क्यूबा की कैपिटल क्या है? तो वह है हवाना। जमैका की कैपिटल क्या है? तो वह है किंगस्टन। उसी तरह नाइजीरिया की बहुत बार एग्जाम में बनती है। तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? तो वह है अबूजा। क्या है? अबूजा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, जिम्बाब्वे। ये क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल यानी कि इसकी राजधानी क्या है, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है,
विच इंडियन स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स सैंडलवुड। तो कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जो है तो जाना जाता है। तो चंदन की लकड़ी कहाँ पर प्राप्त होती है, तो वो होती है कर्नाटक में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कर्नाटका की यहाँ पे बात आई है, तो कर्नाटका से संबंधित कुछ क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट कौन से हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन कौन से हैं। तो कौन से हैं, तो वो हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्वेश्चन जो है तो एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो है तो स्क्रैप हो चुका है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ, भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है तो कौन सा है, किस स्टेट में है, या कितने मीटर की हाइट पर है, वो सारा का सारा आप नीचे कमेंट में बताओ। बाकी मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है, गूगल करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो, और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फ़ायदा है, जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।